आतंकवादी संगठन अल-कायदा की दक्षिण एशिया केंद्रित शाखा अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के लगभग 200 लड़ाके अब भी सक्रिय हैं। यह जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश और म्यांमार में अभियान की योजना बना सकते हैं। अल-कायदा के वैश्विक संचालन पर एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम ने अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS के बारे में ऐसा ही कहा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS कश्मीर ऑपरेशन के लिए एक सहयोगी को तैयार कर रहा है। साथ ही इस रिपोर्ट में तालिबान शासित अफगानिस्तान के वैश्विक आतंकवाद का केंद्र होने पर चिंता जताई गई है, जिसकी धरती से लगभग 20 आतंकवादी समूह सक्रिय हैं। अल-कायदा अपनी बाहरी संचालन क्षमता का गुप्त रूप से पुनर्निर्माण करते हुए नए लड़ाकों को जुटाने और भर्ती करने के लिए अफगानिस्तान को एक वैचारिक और तार्किक केंद्र के रूप में उपयोग कर रहा है। अल-कायदा पुनर्गठन के चरण में है। कुनार और नूरिस्तान प्रांतों में नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। UNSC के सदस्य देशों ने आकलन किया है कि अल-कायदा अपनी परिचालन क्षमता और पहुंच विकसित करते समय अल्पावधि में निष्क्रिय रहेगा। UN की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में अल-कायदा का कोर 30 से 60 सदस्यों पर स्थिर बना हुआ है, जबकि देश में सभी अल-कायदा लड़ाकों की संख्या 400 होने का अनुमान है। इसमें इसके सदस्यों और समर्थकों को मिलाकर 2000 तक पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में ओसामा महमूद के AQIS प्रमुख होने का भी जिक्र है। 2023 की संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि मिस्र की सेना के पूर्व कर्नल सैफ अल-अदेल को अल-कायदा का वास्तविक नेता नामित किया गया था, लेकिन अफगान की राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण उन्हें औपचारिक रूप से इसका अमीर घोषित नहीं किया गया था। सरकार काबुल में आयमान अल-जवाहिरी की हत्या और ईरान में अल-अदेल के लोकेशन से उत्पन्न धार्मिक और परिचालन चुनौतियों को स्वीकार करती है। UNO की रिपोर्ट का सबसे स्पष्ट पहलू यह है कि अल-कायदा तालिबान सरकार के साथ घनिष्ठ और सहजीवी संबंध बनाए हुए हैं। उच्च पदस्थ तालिबान अधिकारियों के संरक्षण में अल-कायदा के सदस्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सार्वजनिक प्रशासन निकायों में घुसपैठ करते हैं। पूरे अफगानिस्तान में इस समूह के सेल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बड़े पैमाने पर आतंकी हमले करने की अल-कायदा की क्षमता कम तो बनी हुई है, लेकिन इसका इरादा बेहद मजबूत है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अल-कायदा इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, इस्लामिक पार्टी और जमात अंसारुल्लाह जैसे गैर अफगान आतंकवादी समूहों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहा है। UNO के सदस्य देशों ने भी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत खुरासान प्रांत का मूल्यांकन अफगानिस्तान और व्यापक क्षेत्र में सबसे गंभीर आतंकवादी खतरा के रूप में किया है। ISIL-KP ने वास्तव में हाल के वर्षों में AQIM के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं और भारत और पाकिस्तान के कई लोगों ने इस मिश्रित आतंकी नेटवर्क के लिए काम किया है। अनुमान है कि ISIL-K में इसके सदस्यों सहित 4000 से 6000 सदस्य हैं। सनाउल्लाह गफरी उर्फ शहाब उल मुहाजिर को ISIL-K के सबसे महत्वाकांक्षी नेता के रूप में देखा जाता है। एक सदस्य देशों ने बताया कि गफरी जून में अफगानिस्तान में मारा गया था, हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है। मावलवी रजब ISIL-K के बाहरी अभियानों का नेता है। ISIL-K तालिबान और अंतर्राष्ट्रीय ठिकानों दोनों के खिलाफ अपने हमलों में अधिक परिष्कृत होता जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान की सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता को कमज़ोर करने के लिए हाई प्रोफाइल हमलों की रणनीति को अंजाम देने पर केंद्रित था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कुल मिलाकर ISIL-K हमलों ने टोही, समन्वय, संचार, योजना और निष्पादन सहित मजबूत परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा बल्ख, बदख्शां और बलगान प्रांतों में हाई प्रोफाइल तालिबान हस्तियों के खिलाफ हमलों ने ISIL-K का मनोबल बढ़ा दिया है और इसमें भर्ती को बढ़ावा दिया है। AQIS के सबसे प्रमुख निशानों में से एक भारत है और कश्मीर 2010 से ही इसके रडार पर है।
जब मई 2011 में ओसामा बिन लादेन मारा गया था तो उसकी मौत पर कश्मीर घाटी के कई इलाकों में व्यापक रूप से शोक मनाया गया था। दिवंगत हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने अंतिम संस्कार प्रार्थना का नेतृत्व किया था। हालांकि 2017 की एक विशेषज्ञ रिपोर्ट के अनुसार अलकायदा कश्मीर थिएटर में महत्वपूर्ण पैठ तो नहीं बना पाया है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि नया खतरा इस आतंकवादी समूह द्वारा अपने नेटवर्क को फिर से मजबूत करने का एक नया प्रयास हो सकता है। यह गौर करने वाली बात होगी कि अलकायदा कश्मीर में घुसपैठ के लिए कैसे और कौन सा रास्ता चुनता है। इस बीच AQIS ISIL KP का गठजोड़ पहले ही भारत में अपनी पैठ बना चुका है। केरल के कुछ युवा जो लापता हो गए और फिर उनके ISIL में शामिल होने की खबरें आईं, उन्हें इस आतंकवादी नेटवर्क द्वारा शिकार बनाया गया। इसी तरह 2013 से 2016 के बीच यूपी, गुजरात, दिल्ली और ओडिशा जैसे विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किए गए कई नौजवानों को भी AQIS के सदस्य के रूप में आरोपित किया गया था। उनमें से कुछ को तो बरी कर दिया गया, जबकि कुछ को आतंकवादी समूह को कुछ सहायता प्रदान करने वाले उसके साहित्य का प्रसार करने आदि के लिए जेल में डाल दिया गया। पिछले 2 वर्षों में AQIS संचालक होने के आरोप में भारत में कई बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। सितंबर 2021 से जुलाई 2023 तक पूरे भारत में 50 से ज़्यादा ऐसी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP में आदिवासी आतंकवादी शामिल हैं और बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान की धरती से संचालित होता है। यह दक्षिण एशिया में स्थित सभी आतंकवादी समूहों का एक छत्र समूह बनाने के लिए अलकायदा से अपना हाथ मिला सकता है। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि अगस्त 2021 में अफगान तालिबान के नियंत्रण के बाद से प्रतिबंधित TTP अफगानिस्तान में कैसे गति पकड़ रहा है। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि किस तरह अन्य आतंकवादी संगठन युद्धग्रस्त देशों में काम करने के लिए TTP कवर का उपयोग कर रहे थे। डॉन के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, UNO के कुछ सदस्य देशों ने चिंता व्यक्त की है कि TTP एक छतरी प्रदान कर सकता है जिसके तहत कई विदेशी समूह काम करते हैं या तालिबान के नियंत्रण के प्रयासों से बचने के लिए एकजुट भी हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि TTP और अलकायदा पाकिस्तान के भीतर हमले बढ़ाने के लिए समन्वय अभियान चला रहे हैं। दस्तावेज के अनुसार अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविरों का उपयोग प्रतिबंधित TTP के लड़ाकों द्वारा भी किया जा रहा है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से TTP का हौसला बढ़ा है और उसने हाल के महीनों में पाकिस्तान में क्षेत्रीय नियंत्रण फिर से स्थापित कर लिया है। UNO के मॉनिटरों ने नोट किया कि प्रतिबंधित TTP सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों और शहरी क्षेत्रों में आसान लक्ष्यों पर केंद्रित रहा। इससे पहले UNO के अधिकारियों का हवाला देते हुए कुछ रिपोर्टों में कहा गया था कि पाकिस्तान द्वारा भारी विरोध दर्ज कराने के बाद अफगान तालिबान शासन द्वारा TTP कैडरों को पाकिस्तानी क्षेत्रों से स्थानांतरित कर दिया गया था। अब UNO पैनल ने चिंता व्यक्त की है कि अगर प्रतिबंधित TTP का अफगानिस्तान में सुरक्षित संचालन आधार बना रहा तो यह एक क्षेत्रीय खतरा बन सकता है। इंडिया नैरेटिव ब्यूरो।